नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर आपका स्वागत है। इस समय हम पीटी 365 राज्य व्यवस्था की जो मैगजीन है उसको देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने कुल 4-5 जो है चैप्टरों को देख लिया है। और इसी क्रम में इस जो यह मैगजीन है इसको जल्द से जल्द हमारी कोशिश रहेगी कि ख़त्म हो जाए, क्योंकि अन्य सब्जेक्ट की जो मैगजीन है वह आनी शुरू हो गई है। जैसे इकोनॉमिक्स की आ चुकी है, हिंदी मीडियम की उपलब्ध है, तो उसे भी कराना है। तो इसलिए इसे जो है जल्द से जल्द हमारी कोशिश रहेगी कि ख़त्म हो। इसमें अभी तक हमने जो है यह संविधान से संबंधित मुद्दे वाले टॉपिक को करा दिया है। इसके सारे जो उप टॉपिक हैं और ये संसद, राज्य विधानमंडल और स्थानीय जो सरकार है उसकी कार्य प्रणाली के बारे में भी इसके सभी टॉपिक जो है वह कवर कराए जा चुके हैं। आज का जो हमारा यह वीडियो होगा वो होगा जो तीसरा चैप्टर है, केंद्र राज्य संबंध के बारे में, जिसमें जो इतने जो सारे उप जो टॉपिक हैं, राज्यपाल की भूमिका, सहकारी संघवाद, अंतरराज्यीय जो सीमा विवाद और अंतरराज्यीय जल विवाद, तो इस संबंध में जो ये कुल 4 जो सब टॉपिक हैं इनको कवर कराया जाएगा आज की वीडियो में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और इनको कवर करें। यदि आपने पीछे के जो यह टॉपिक्स हैं इनको अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक रहेगा, आप वहां पर जाके देख सकते हैं और चैनल विजिट करने पर भी आपको दिख जाएगा क्लियरली। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को और जल्द से जल्द जो है इस मैगजीन को ख़त्म करके दूसरी मैगजीन पर को शुरू करते हैं, क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम है वह काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और यह जो हम लगातार बता रहे हैं कि यह जो एक स्मार्ट क्विज है इसको ज़रूर से ज़रूर जो है आप स्कैन करके क्विज दीजिए, ताकि जब पढ़ते समय आपको प्रश्नों की जो प्रकृति है, यूपीएससी किस प्रकार के नेचर उसका प्रश्न पूछने का है, वो उसको आपको समझने में, इस प्रश्नों को देखने पर काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो इसलिए लगातार जो है वह टेस्ट करते जाइए। टेस्ट हमारे चैनल पर भी विभिन्न कोचिंग संस्थानों के जो है वह उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का जो टॉपिक है, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध में जो हमारा पहला जो सब टॉपिक है वह है रोल ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की भूमिका। तो इसको देखते हैं। हाल ही में केरल, तमिलनाडु और पंजाब ने लंबित विधेयकों को लेकर अपने अपने राज्यपालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जो है वह रुख किया है। राज्यपाल के पद के लिए जो क्या कुछ संवैधानिक प्रावधान है उसके बारे में हम देखते हैं। राज्यपाल की भूमिका पर एक सेपरेट वीडियो हमारे जो यह चैनल एस्पिरेंट आईएएस पर उस पर है, आप वहाँ उसको जाकर चैनल विजिट करके देख सकते हैं, जो उसमें काफ़ी कम्प्रिहेंसिवली तरीके से राज्यपाल का जो रोल है उसको बताया गया है। तो राज्यपाल का संवैधानिक प्रावधान क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो विधेयक के संबंध में क्या विकल्प हैं राज्यपाल के पास, मतलब कि यदि कोई राज्य की विधानसभा कोई विधेयक पारित करके राज्यपाल के पास भेजती है तो उसके पास, राज्यपाल के पास कौन कौन से विकल्प रहेंगे उसको देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को कानून बनने के लिए राज्यपाल की सहमति लेना अनिवार्य है। जिस प्रकार से जो है किसी संसद द्वारा जो पारित विधेयक है उस पर जो राष्ट्रपति है उसकी स्वीकृति अनिवार्य है, तो इसी प्रकार यह राज्यपाल के संबंध में भी समान जो नियम है वह लागू होता है। तो इस किसके अनुसार, अनुच्छेद 200 के अनुसार। इस संबंध में राज्यपाल को कुछ जो विशेष विकल्प हैं वह दिए गए हैं। तो विकल्प क्या है देख लेते हैं। राज्यपाल को प्राप्त विकल्प और विधेयक की स्थिति। तो पहला विकल्प क्या होगा, जो राज्यपाल होगा वह विधेयक पर क्या देगा, सहमति देगा। और स्थिति क्या होगी, विधेयक जो है वह क्या हो जाएगा, कानून बन जाएगा। यानी कि जैसे ही राज्यपाल उस पर सहमति अपनी देगा तो वह बिल जो है, विधेयक जो है वह सीधे कानून बन जाएगा। इसके अलावा दूसरा विकल्प होगा, विधेयक पर जो है वह क्या करेगा, सहमति रोक लेगा, जिससे वह क्या होगा, कानून जो है वह नहीं बन पाएगा। तो राज्यपाल के पास यह भी शक्ति है कि वह सहमति को रोक ले। इसके अलावा जितनी जल्दी हो सके विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधायिका को लौटा देना। यही सबसे ज्यादा विवादास्पद विषय जो है उसमें कौन सा टर्म, यही जितनी जल्दी हो सके। यानी कि कोई भी जो निश्चित समय सीमा है इसमें निर्धारित नहीं की गई है, जो कि काफी विवाद का विषय बनता है।
इसके अलावा इसमें विधेयक की स्थिति क्या होगी, जैसे कि जब राष्ट्रपति उसको जो है रोक लेता है, जेबी वीटो कर लेता है, तो क्या होगा। यदि विधेयक को सदन या सदनों द्वारा, यानी कि सदन या सदनों का अर्थ है यानी कि यदि किसी राज्य में एक सदन हो या किसी राज्य में दो सदन होगा, तो उस संबंध में है, संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल जो है वह अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। क्या है, यदि राज्यपाल जल्द से जल्द उस विधेयक को जो है वह अ, विधायिका के पास उससे वापस कर देता है कि उस पर जो है वह पुनः विचार किया जाए, तो विधायिका यदि उस पर संशोधन करती है और संशोधन ना भी करे, उसी रूप में पुनः अगर राज्यपाल के पास भेज दे, तो उस पर क्या होगा कि राज्यपाल को अपनी स्वीकृति जो है वह देनी अनिवार्य हो जाएगी। इसके अलावा अगला बिंदु है कि संविधान ऐसी कोई समय सीमा जो है निर्धारित नहीं करता है, यह महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, जिसके भीतर राज्यपाल को इसके भीतर राज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना होता है। यह केवल जितनी जल्दी हो सके पर जोर देता है। तो इस प्रकार जितनी जल्दी हो सके का कोई डिफिनीशन नहीं है अपने आप में, तो इसलिए राज्यपाल जो है वह मनमानी तरीके से जो विधेयक विधायिका द्वारा उनके पास भेजे जाते हैं उन्हें रोककर बैठ जाता है, जिसके कारण काफी परेशानी होती है। तो यह काफी विवाद का विषय बना रहा है। इन्हीं इसी बिंदु पर जो है वह जो पंजाब और तमिलनाडु इत्यादि के जो मुख्यमंत्री हैं वह सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया है। इसके अलावा अगला जो विकल्प होगा क्या होगा, विधेयक को जो है वह राष्ट्रपति के विचार हेतु वह आरक्षित करेगा, यानी कि कुछ ऐसी भी स्थितियां रहेंगी कि जिस पर जो है वह अनिवार्य हो जाता है कि इस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए अवश्य रखा जाए। यानी कि राज्यपाल के पास कुल कितने विकल्प रहेंगे, केवल जो इसमें से विकल्प 4 दिए हैं, यानी कि या तो वह सहमति दे देगा या सहमति क्या करेगा रोक लेगा, या तो फिर वह विचार के लिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके लौटा लेगा, या तो फिर वह क्या करेगा, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु जो है वह रिजर्व कर लेगा। परंतु इसी में से जो यही वाला ये तीसरा वाला जो बिंदु है, इसी में से नई प्रथा आ गई है जो कि जेबी वीटो जिसे बोला जाता है, पॉकेट वीटो भी बोला जाता है। तो यानी कि वह उस पर कोई निर्णय ही नहीं लेंगे, उसको जो है ठंडे बस्ते में दबा लिया जाएगा, जो कि काफी विवाद का विषय बना रहता है। तो राष्ट्रपति को यदि आरक्षित करेगा तो कौन से आधार होंगे उसको पहले देखते हैं कि कोई भी विधेयक ऐसा जो राज्यपाल की राय में यदि कानून बन जाता है तो हाई कोर्ट की शक्तियों को इतना कम कर देगा कि वह पोजीशन जिसकी पूर्ति के लिए वह कोर्ट इस संविधान द्वारा उपबंधित है संकट में आएगा। यानी कि यदि जो है हाई कोर्ट की स्थिति संकट में आ जाए, सिर्फ एक आधार हो सकता है, जैसे कि एमसीक्यू में जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें कई ऐसे आधार दे सकते हैं, उसमें बताएगा कि ऐसा कौन सा आधार हो सकता है कि जिस पर जो है सिर्फ विधेयक को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व किया जा सकता है। तो वह सिर्फ एक ही आधार है और वह है हाई कोर्ट की यदि स्थिति जो है वह खतरे में अगर पड़ेगी, तभी जो है वह राज्यपाल उसको उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर सकता है। तो इस प्रकार जो राज्यपाल होगा किसी विधेयक पर, उसके पास यही जो सिर्फ 4 विकल्प हैं वह विकल्प उपलब्ध हैं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं राज्यपाल से संबंधित जो कुछ संवैधानिक प्रावधान है, उसके पद से संबंधित, उसकी सेवा शर्तों से संबंधित, उसको देखते हैं। तो पहला है अनुच्छेद 153। यह प्रत्येक राज्य के लिए जो है एक राज्यपाल का जो है वह निर्धारण करता है, प्रावधान करता है। इसके बाद यह जो आर्टिकल्स हैं हमारी जो स्टेट प्रीलिम्स परीक्षा है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो इसको केयरफुली देखिएगा। 153 राज्यपाल के गठन का प्रावधान करता है। इसके अलावा 154 जो है वह राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह उसका प्रयोग है उस शक्ति का इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा जो है वह करेगा। यह आर्टिकल 154 बोल रहा है, यानी कि 154। इसके बाद अगला अनुच्छेद जो है वह 155, वह बोलता है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो होगी वह किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। 155 में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
इसके अलावा अगला अनुच्छेद 161 जो है राज्यपाल से संबंधित, वह राज्यपाल के पास दंड को जो है वह क्षमा करने, परिहार, लघुकरण आदि की शक्तियां देता है, जो कि इसको राष्ट्रपति को भी दी गई है। तो उसी के समान जो है वह 161 में, हालांकि जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वह इससे कुछ ज्यादा होती हैं, क्योंकि वह अन्य मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता है, परंतु राज्यपाल जो है वह सिर्फ राज्य के से संबंधित जो मामले होंगे उसमें दंड को क्षमा करने, परिहार करने और लघुकरण, सिर्फ यही 3 विकल्प उसके पास हो सकते हैं 161 के अनुसार। इसके अलावा 163, अब कमेंट में बताइएगा कि जो यह रिमिशन की जो पावर है, यानी कि परिहार की जो शक्ति है, वह किस आर्टिकल में राष्ट्रपति को दी गई है। तो पहला है तो 161, और अगला जो हमारा अनुच्छेद है वह 163 है। वह बताता है कि राज्यपाल को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक जो है वह क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। हालांकि इस अनुच्छेद में यह भी उल्लेख है कि संविधान या उसके अधीन राज्यपाल से जहां अपेक्षित है उन मामलों पर अपने विवेकानुसार जो है वह कार्य करेगा। यानी कि यह पूरा जो आर्टिकल है इसको हम एक्सप्लेन करके बताते हैं कि यह बता रहा है कि जो राज्यपाल होगा वह क्या होगा, कार्यकारी प्रमुख होगा, कार्यपालिका का प्रमुख होगा, परंतु उसकी सहायता के लिए जो है वह एक मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक क्या गठित होगी, मंत्रिपरिषद गठित होगी, और वह मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर राज्यपाल निर्णय लेगा। इसके अतिरिक्त जो है यह भी इस आर्टिकल में बताया गया है कि राज्यपाल के पास कुछ क्या होंगी, विवेकाधीन शक्तियां होंगी, कि वह अपने विवेक के आधार पर उनका जो है वह उन शक्तियों का प्रयोग करे और संविधान को उचित तरीके से राज्य को संचालित करने में उसका प्रयोग करे। इसके अलावा आर्टिकल जो 164 है वह बताता है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल द्वारा की जाएगी। और इसके बाद अगला राज्यपाल से संबंधित जो आर्टिकल है वह है आर्टिकल 213 यानी 213। तो राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में जो है वह अध्यादेश जो है जारी कर सकता है, जैसा जो शक्तियां संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय में राष्ट्रपति को प्राप्त है, वही शक्तियां जो है वह राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में राज्यपाल को भी आर्टिकल जो है 213 के अंतर्गत प्राप्त है। अगला आर्टिकल जो है राज्यपाल से संबंधित हुआ है 217। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल के पास परामर्श, राज्यपाल से जो है वह परामर्श किए जाने के बाद की जाती है। तो यह एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो चर्चा का विषय कोलेजियम की वजह से लगातार बना रहता है। तो इस प्रकार कुछ जो संवैधानिक प्रावधान थे उसको हमने देखा राज्यपाल से संबंधित। अब राज्यपाल के ऊपर क्या कुछ न्यायिक निर्णय आ चुके हैं उनके बारे में देख सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो हमारे प्रीलिम्स परीक्षा, मेंस परीक्षा दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो राज्यपाल से संबंधित जो पहला महत्वपूर्ण मामला है वह है शमशेर सिंह केस, जो है 1974 का शमशेर सिंह केस। तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकने या उसे जो है राज्य विधानमंडल को लौटाते समय अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता तो उसे मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना जरूरी होता है। यानी कि कुल मिलाकर यह जो केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल जो है वह सिर्फ मंत्रिपरिषद की सलाह पर कोई जो एक्ट है वह कर सकता है, कोई उसका प्रत्येक किया गया जो उसका कार्य होगा वह सिर्फ राज्य की जो मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के अंतर्गत बनी रहेगी उसी के आधार पर जो है वह अपना निर्णय ले सकता है और कार्य कर सकता है। इसके अलावा जो अगला महत्वपूर्ण केस था 2016 का नवाब रेबिया, जो नवाब रेबिया केस था 2016 का, इसमें बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि राज्यपाल अपने क्षेत्राधिकार या शक्ति से परे अपने विवेक का प्रयोग करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा जो है वह क्या होती है, की जा सकती है। यानी कि नवाब रेबिया जो केस था 2016 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राज्यपाल जो है अपनी जो शक्ति का प्रयोग अपने विवेक का प्रयोग जो करता है उसकी जो है वह न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी कि वह न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। तो इस आधार पर राज्यपाल का प्रत्येक निर्णय जो होगा वह उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कुछ निर्णयों को छोड़कर, जैसे विवेकाधीन शक्ति या कुछ नियुक्तियों इत्यादि को छोड़कर जो है लगभग सभी मामलों की जो न्यायिक समीक्षा है वह की जा सकती है।
इसके अलावा कुछ हालिया जो निर्णय है वह पंजाब राज्यवाद 2023 में, जिसमें राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकने का निर्णय लेता है तो राज्यपाल को उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधायिका के पास जो है वह वापस भेजना पड़ेगा, क्योंकि राज्यपाल के पास संविधान के अनुसार कोई स्पष्ट जो है जेबी वीटो वीटो नहीं है, यानी कि वह उस पर पॉकेट वीटो नहीं लगा सकता, उसे विथ होल्ड करके उसे नहीं बैठ सकता, उसे उसको यथाशीघ्र जो है संविधान के अनुसार वापस करना पड़ेगा विधायिका को। तो यह जो है पंजाब वाद राज्यवाद में कहा गया 2023 में ही। इसके अलावा जो है देखिए इसमें कहा गया कि अनिश्चित काल तक वही कहा गया कि विधेयक को जो है वह नहीं रोकना चाहिए, रोक सकता और उसे जल्द से जल्द विधायिका को जो है पुनर्विचार के लिए वापस भेजना होगा। इसके अलावा उप कुलपति जो है वह 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपनी जो है सांविधिक सांविधिक क्षमता में कार्य करते समय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह इस वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यह अभी अभी का मामला है 2023 का। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, जैसे कि जानते हैं कि जो कोई भी जो गवर्नर होता है वह अपने जो स्टेट होती है वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वहाँ पे उस कुछ में वह उप कुलपति के रूप में जो है वह कार्य करता है। तो इसमें कहा गया है कि यदि कोई गवर्नर यदि जो स्टेट है वहाँ की कोई जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें यदि वाइस चांसलर के पद पर कार्य कर रहा है या चांसलर के पद पर कार्य कर रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा वह मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य यदि नहीं जो है वह बाध्य नहीं होगा, वह अपने विवेक के अनुसार कार्य को कर सकता है। इसके अलावा तमिलनाडु राज्यवाद भी था इसी वर्ष 2023 का, पिछले वर्ष का। तो इसमें भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है तो उसमें विधानमंडल उस विधेयक को जो विधेयक होगा उसे पुनः पारित करके राज्यपाल के पास भेजता है, तब राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित जो है वह नहीं कर सकता। यानी कि राष्ट्रपति के लिए जो है 201 आर्टिकल 201 जो है आर्टिकल 201 जो है वह राष्ट्रपति के आरक्षित राष्ट्रपति के लिए जो रिजर्व विधेयक है उससे संबंधित है। तो इसमें कहा गया कि जो यदि पुनः विचार करके यदि विधायिका ने उस विधेयक को पुनः राज्यपाल को भेजा तब जो है वह उस पर राष्ट्रपति के लिए रिजर्व उसको नहीं कर सकता राज्यपाल। तो यह कुछ महत्वपूर्ण मामले थे। इसके अलावा जो आखिरी बिंदु है इस जो टॉपिक है तो उसमें है कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करना 201 जो कि अभी हमने बताया, राष्ट्रपति या तो अपनी सहमति दे सकता है या सहमति को जो है वह रोक सकता है। तो राष्ट्रपति राज्यपाल को अपने संदेश के साथ विधेयक को राज्य विधानमंडल को वापस लौटाने का जो है निर्देश दे सकता है। ऐसा विधेयक यदि राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधन के बिना संशोधन फिर से पारित किया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष फिर से प्रस्तुत जो है वह किया जाएगा और इस बार जो है उस पर क्या कुछ स्पष्ट प्रावधान है या संविधान में निर्धारित नहीं है। जनरली जो होता है कि उस पर जो है सहमति देनी पड़ेगी। तो यह जो है राज्यपाल की कुछ संवैधानिक शक्तियों और विधेयक के संबंध में तो आर्टिकल 200 और 201 को हमने जो देखा। अब जो है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे सामने आ रहा है वह है क्या, सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने जो है वह भारत में सहकारी संघवाद के महत्व को जो है वह रेखांकित किया है। तो सहकारी संघवाद क्या है इसके बारे में पहले हम जानते हैं। तो सहकारी संघवाद संघ और राज्यों के बीच में जो है वह क्षैतिज संबंध को यानी कि राज्यों स्टेट और यूनियन के बीच जो है वह हॉरिजॉन्टल जो उसका रिलेशन है उसको जो है प्रकट करता है। साथ ही यह दर्शाता है कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे से ऊपर नहीं है। यानी कि सहकारी संघवाद जो कि भारत का संघवाद है इसमें बताया गया है कि ना तो राज्य जो है वह केंद्र से ऊपर है और ना ही केंद्र जो है वह राज्य से ऊपर है। तो इस प्रकार का जो रिलेशन होता है उसी को क्या कहते हैं, सहकारी संघवाद। तो सहकारी संघवाद की परिकल्पना जो है वह की जाती है और राष्ट्रीय और राज्य एजेंसियां सरकारी कार्यों को संयुक्त रूप से पूर्ण करेगी, न कि अपना अलग अलग। तो यह भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बिंदु है।
नेक्स्ट जो है वह है कि भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए उपबंधित क्या कुछ संवैधानिक प्रावधान है तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आता है 7वीं अनुसूची। यह जो है यह समनुसंगिता के सिद्धांत यानी कि जो समनुसंगिकता जो होती है, समनुसंगिकता प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी के आधार पर संघ राज्य और समवर्ती सूची का जो है निर्धारण करता है, यानी समानता, तो यानी कि कुल कर यह सब डिवीजन करेगा किसमें, शक्तियों में, जो भी शक्तियां होंगी उसमें राज्य और केंद्र के मध्य जो है वह डिवीजन करेगा। इसके अलावा आर्टिकल जो 312 है, इसके तहत कुछ अखिल भारतीय सेवाएं बनाई जाती है जो कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में अपना योगदान देती है। कभी कभी यह जो है वह विवाद का विषय भी बन जाती है, क्या यह वास्तव में सहकारी संघवाद को बढ़ावा दे रही है या कमजोर कर रही है। इसके अलावा नेक्स्ट बिंदु एकीकृत न्याय प्रणाली। एकीकृत न्याय प्रणाली तो इसमें क्या है कि यह राज्यों के साथ साथ केंद्रीय कानूनों को भी जो है वह लागू करने के लिए उत्तरदायी है। एकीकृत न्याय प्रणाली यानी कि पूरे देश में जो है एक ही सुप्रीम कोर्ट होगा और उसका निर्णय जो है वह सभी राज्यों में जो है वह समान रूप से मान्य होगा। और नेक्स्ट पॉइंट जो है अंतरराज्य परिषद, यानी कि अंतर कुछ जो केंद्र और राज्यों के बीच साझा हित के विषय पर चर्चा एवं जांच के लिए संविधान का जो है वह अनुच्छेद जो 263 है उसके तहत उसके गठन का जो प्रावधान है। तो अंतरराज्य परिषद एक जो क्या है, यह संवैधानिक जो है एक निकाय होते हैं जो कि राज्य और केंद्र के बीच उनके साझा हितों के विषय में चर्चा करते हैं। तो आर्टिकल 263 में जो है इसका जिक्र किया गया अंतरराज्य परिषदों का। इसके अलावा नेक्स्ट बिंदु है अनुच्छेद 261 के तहत उपबंधित पूर्ण विश्वास और पूर्ण मान्यता संबंधी खंड, यानी कि अनुच्छेद जो 61 जो है उस वह बताता है कि इसके तहत प्रावधान किया गया है कि संघ और प्रत्येक जो राज्य हैं कि सभी सार्वजनिक अधिनियमों, अभिलेखों और न्यायिक कार्रवाइयों को देश भर में पूर्ण विश्वास और जो है वह मान्यता प्राप्त होगी 261 के अनुसार। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय परिषदें हैं, इनकी स्थापना अलग अलग क्षेत्रों के मध्य समन्वय सुनिश्चित करने के लिए की गई है, जिन्हें राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 के तहत जो है वह सांविधिक निकायों के रूप में स्थापित किया। यानी कि जो देखिए अंतरराज्यीय परिषदें हैं यह क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, और जो क्षेत्रीय परिषदें हैं यह क्या है, सांविधिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो यह जो है वह जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का था, जो कि फजल अली आयोग के आधार पर सिफारिशों पर जो है इसे अधिनियमित किया गया था। तो उसी अधिनियम की सिफारिश के तहत यह एक सांविधिक निकाय के रूप में, स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इसकी स्थापना की गई, क्षेत्रीय परिषद के रूप में। यह अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके मध्य जो है वह समन्वय स्थापित करता है। इसके अलावा वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की अनुशंसा करने के लिए 280 के तहत जो है इसकी स्थापना की जाती है 5 वर्षों के लिए। हाल ही में वित्त आयोग का गठन किया गया अरविंद पनगड़िया जी के नेतृत्व में, तो यह भी काफी चर्चा का विषय बना है। 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है, किसके नेतृत्व में, अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में। 15वां जो वित्त आयोग था वह एन के सिंह पर आधारित था, उनसे उसके जो अध्यक्ष थे, चेयरपर्सन, वह एन के सिंह थे। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं कि अनुच्छेद जो 279A के तहत जो जीएसटी परिषद है, तो यह क्या है कि जीएसटी की दरों और उसके कार्यान्वयन के तौर तरीकों को निर्धारित करने के लिए जो है यह उत्तरदायी है। कौन, जीएसटी परिषद 201 जो 279A है। तो इस प्रकार यह जो कुछ संवैधानिक प्रावधान है और कुछ जो संस्थाएं हैं, बॉडीज हैं, वह सहकारी संघवाद को कैसे बढ़ावा देती हैं, तो उसके बारे में हम देखा। आगे देखते हैं कि भारत में सहकारी जो संघवाद है उसको बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। तो पहला है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद जो केंद्रीय कर राजस्व में है, जो है राज्यों का हिस्सा 32 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 42 कर दिया। किसके आधार पर, 14वें वित्त आयोग के आधार पर, जबकि 15वें वित्त आयोग के आधार पर इसे क्या कर दिया गया है, 1% मात्र घटा के क्या किया गया है, 41% कर दिया गया है। तो वर्तमान में 41 है। अब अरविंद पनगड़िया जी जो कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं, वह क्या सिफारिश करते हैं तो आगे वो देखा जाएगा। तो फिलहाल अभी 41% है। तो यह भी सहकारी संघवाद को बढ़ा दे रहा कि डायरेक्ट
32 से उठाकर क्या कर दिया गया, 42 कर दिया गया। नेक्स्ट क्या है, केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन जो है वह किया गया। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उनका जो है रिकंस्ट्रक्शन किया गया। इसके अलावा नेक्स्ट, उज्ज्वल डिस्काम इंश्योरेंस योजना, जिसे उदय कहा जाता है, उज्ज्वल जो डिस्काम इंश्योरेंस योजना है, इसके तहत जो है वित्तीय क्षेत्र के बेल आउट संबंधी कार्यक्रम को कार्यान्वित करना। तो यह एक प्रकार का इंश्योरेंस स्कीम है जो कि वित्तीय क्षेत्र को, यानी वित्तीय या किसी भी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति का ध्यान रखती है और उसे फंड करने की भी कोशिश करती है। तो नेक्स्ट अप है हमारा नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो आयोग है यह भारत की सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग द्वारा विविध कदम उठाए गए हैं जो कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देते हैं। तो नीति आयोग द्वारा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने वाले कदम को हम देखते हैं। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर मुख्यमंत्रियों के जो है वह उप समूह का जो है गठन करना। राष्ट्रीय महत्व का यदि कोई विषय उठता है तो उसमें संपूर्ण जो राज्य है उसके मुख्यमंत्रियों के एक उप समूह का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है पिछड़े जिलों के विकास के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है वह शुरू किया गया, जो कि स्थानीय क्षेत्रों के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम किसका है, तो नीति आयोग का। नेक्स्ट, भूमि पट्टे पर देने और कृषि विपणन सुधारों के लिए आदर्श कानून जो है वह तैयार करना। यह किसकी योजनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, नीति आयोग। और नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों, द्वीपीय राज्य क्षेत्रों के विषय में जो है वह क्षेत्र विशिष्ट जो है इनिशिएटिव उठाना। तो यह भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। और लास्ट जो स्टेप इसके द्वारा उठाया गया नीति आयोग के द्वारा वह है शिक्षा स्वास्थ्य में बदलाव शुरू करने के लिए मानव पूंजी परिवर्तन और संधारणीय जो है वह कार्रवाई कार्यक्रम, जिसे साथ कहा जाता है, का आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम के तहत जो है वो भविष्य में 3 रोल मॉडल राज्यों की जो है वह पहचान करना और उनका निर्माण करना भी शामिल है। तो साथ जो है वह क्या है, मानव पूंजी के लिए जो है मानव पूंजी परिवर्तन के लिए संधारणी कार्यवाही। तो इस प्रकार जो है सहकारी संघवाद को हमने समझा, उससे संबंधित क्या कुछ संस्थाएं और संवैधानिक प्रावधान है उसके बारे में भी देखा, और कुछ नीति आयोग की कुछ पहलों के बारे में भी देखा, जैसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम। इसके अलावा जो 7 प्रोग्राम है, इस प्रकार के कार्यक्रम को भी हमने देखा। अब जो है केंद्र राज्य संबंध में जो हमारा अब अगला जो सब टॉपिक है वह है अंतरराज्यीय सीमा विवाद, इंटर स्टेट जो बाउंड्री डिस्प्यूट है। यह काफी महत्वपूर्ण है और यह आजादी के बाद से ही भारत के का जो इतिहास है वह इससे ग्रसित रहा। यह काफी समस्या का विषय बना, अंतरराज्यीय जो विवाद है सीमा। तो इसके बारे में हम क्या कुछ है देखते हैं। तो असम और अरुणाचल प्रदेश ने दशकों से जो है चले आ रहे अंतरराज्यीय सीमा विवाद को जो है वह समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर जो है वह हस्ताक्षर किया है। तो असम और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा विवाद था उस पर आधारित है। यहाँ पे एक मैप है दर्शाया गया है जिसमें विभिन्न राज्यों के मध्य जो सीमा विवाद है उसके बारे में दिखाया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है उसमें पंचकुला के पास जो परमाणु क्षेत्र है उसको लेकर विवाद इस क्षेत्र में। इसके अलावा जो है वह आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में जो है वह लेह मनाली राजमार्ग के पास जो है वह सीमा विवाद रहा। पंजाब हरियाणा को लेकर, चंडीगढ़ को लेकर विवाद लगातार चर्चा का विषय बना रहता है। इसके अलावा गुजरात और राजस्थान पे जो मानगढ़ पहाड़ी है उसको लेकर विवाद का विषय रहता है। उड़ीसा पश्चिम बंगाल के मध्य भी रहता है। और कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल जो और कर्नाटक का भी जो है वह सीमा विवाद बना रहता है। तो इस प्रकार कुछ सीमा विवाद है जिसे आप जो है एक नज़र और देखिएगा जब सेकंड रीडिंग करते समय। अब चलते हैं आगे। तो राज्य के जो है वह बीच विवादों के समाधान के तरीके के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले न्यायिक निवारण। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जो है आरंभिक अधिकारिता के तहत, यानी कि
उसकी जो आरंभिक अधिकारिता है उसके तहत जो है वह राज्य के बीच जो विवादों का निर्णय करता है। संविधान के अनुच्छेद 131 में जो है यह प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट को निम्नलिखित विवाद हो, जो विवाद है उसमें आरंभिक अधिकारिता प्राप्त होगी। 131 है वो बताता है कि आरंभिक अधिकारिता मतलब कि कोई भी ऐसा विवाद जो डायरेक्ट उसकी अपील जो है वह सुप्रीम कोर्ट में की जाए, यानी कि उस मामले की डायरेक्ट शुरुआत कहाँ से हो, सुप्रीम कोर्ट को, तो उसी को आरंभिक अधिकारिता मामला कहते हैं। वह 131 में बताया गया। तो क्या उन कौन से हो सकते हैं आरंभिक अधिकारिता? तो पहला है भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्य के बीच यदि कोई विवाद होता है तो उस मामले की सुनवाई सीधे जो है कहाँ से हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट है एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों तथा दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच जो विवाद है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है अधिकार जो अपनी आरंभिक अधिकारिता है उसका प्रयोग करता है। इसके अलावा दो या दो से अधिक यदि राज्यों के मध्य भी विवाद है तो उसमें आर्टिकल 131 का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा समाधान के क्या तरीके हैं, तो अंतरराज्यीय परिषदें। तो अंतरराज्यीय परिषदें जैसा कि अभी हमने पिछले जो सब टॉपिक था उसमें देखा था, तो कि अनुच्छेद 363 के तहत राष्ट्रपति को राज्य के बीच विवादों के समाधान के लिए अंतरराज्यीय जो परिषद है उसकी गठन करने की शक्ति प्रदान है, जो है वह प्राप्त करता है किसके द्वारा, आर्टिकल 263 के आधार पर। तो परिषद की जो है परिकल्पना राज्य और केंद्र के बीच चर्चा के लिए एक मंच के रूप में की गई है। इसके जो है निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, किसके, अंतरराज्यीय जो परिषद होगा। तो राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न होगा उसकी जांच करना, उस पर जो है वह सलाह देना इसका मुख्य काम होगा। इसके अलावा कुछ या सभी राज्यों अथवा संघ और एक या एक से अधिक राज्यों के साझा हित से संबंधित विषयों की जांच करना, उन पर विचार विमर्श करना। तो यह भी महत्वपूर्ण जो है इसका एक कार्य है। अगला नेक्स्ट इसका कार्य क्या है अंतरराज्यीय परिषद का, ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करना और विशेषतः उस विषय के संबंध में नीति एवं कार्यवाही के बेहतर समन्वय के लिए जो है वह सिफारिश करना, यह भी महत्वपूर्ण इसका कार्य है। यानी कि किसी विषय पर जो है सिफारिश करना या उस विषय से संबंधित जो कोई नीति या कार्रवाई है उसके लिए जो है वो सिफारिश करना। तो यह अंतरराज्यीय परिषद 263 के अंतर्गत थी। इसके अलावा और क्या कुछ प्रावधान है विवाद समाधान के लिए, तो उसमें है क्षेत्रीय परिषदें, जोनल काउंसिल, जो कि हमने देखा है एक क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। यह इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा गठित जो है वह वैधानिक निकाय के रूप में किया गया। इनका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र के बीच सहयोग और समन्वय क्या है, बढ़ावा देना है। जो है यह केवल विचार विमर्श और सलाहकारी निकाय, यानी कि इनके द्वारा दी गई कोई भी सलाह जो होगी वह बाध्यकारी नहीं होगी। तो अभी तक जो है वह जो क्षेत्रीय परिषद है उसका जो केंद्रीय जो उसका जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है, होम मिनिस्टर होता है। कौन होता है, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। इसके अलावा अभी तक जो है वह 5 क्षेत्रीय परिषदें जो है वह, जैसे कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है उसमें यह राज्य जो है प्रमुख उत्तरी भारत के आते हैं। इसके अलावा मध्य क्षेत्रीय परिषद में इस प्रकार के, जैसे कि उत्तर प्रदेश, ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद में आता है, तो यह किस में आता है, मध्य क्षेत्रीय परिषद में। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसमें बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जैसे जो है वह राज्य आते हैं। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि केंद्र शासित कुछ प्रदेश भी आते हैं। और दक्षिणी परिषद में भारत के दक्षिणी राज्य आते हैं। तो इस प्रकार अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ राज्य जैसे किसमें छूटे हुए हैं, जैसे कि जो 6वीं अनुसूची से संबंधित है तो उनके लिए अलग प्रावधान है, उसको भी कभी हम पढ़ेंगे। यदि समय ना हुआ तो आप उसे जरूर पढ़िएगा। 6वीं अनुसूची 241 जो 2 के अंतर्गत आते हैं। 241 एक तो जो 5वीं अनुसूची से संबंधित, उसमें कुछ तकरीबन 10 राज्य के करीब आते हैं, तो उससे संबंधित भी प्रावधान आप पढ़िएगा। हमारा जो केंद्र राज्य संबंध के से संबंधित जो चैप्टर था उसका आखिरी जो सब टॉपिक है उसको हम जल्दी से देखकर कवर करते हैं। यह टॉपिक हमारा है अंतरराज्यीय जल विवाद। अंतरराज्यीय जो सीमा विवाद है उसको देखने के बाद अब देखते हैं अंतरराज्यीय जल विवाद। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत कृष्णा जल विवाद अधिकरण, जो कृष्णा जल विवाद अधिकरण सेकेंड है 2 है, के विचार के लिए जो है वह कई विषयों को मंजूरी दी है। किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सतलज जमुना जो लिंक नहर है उसके निर्माण की धीमी प्रगति के लिए पंजाब सरकार की जो है वह आलोचना की है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अंतरराज्यीय जल विवाद से निपटने के लिए क्या कुछ तंत्र हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे आते हैं संविधान की 7वीं अनुसूची। राज्य सूची की जो प्रविष्टि 17 है उसके अनुसार यदि हम देखें तो पता चलता है कि राज्य जल अर्थात जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरें, जल निकासी, तटबंध, जल भंडार तथा जल शक्ति के विषयों पर कानून जो है वह बना सकते हैं। कौन? राज्य सूची के ये सारे विषय हैं तो राज्य। हालांकि ये विषय जो है संघ सूची की प्रविष्टि जो है वह 56 के प्रावधानों के अधीन है, यानी कि कुछ इसमें ओवरलैपिंग है। तो इसमें यदि कोई कॉन्ट्राडिक्शन जो है वह उत्पन्न होता है तो उसमें जो है हमें पता है कि यदि राज्य के कानून और केंद्र के कानून में कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो उसमें जो है वह केंद्र का कानून जो है वह सर्वोपरि माना जाएगा, बशर्ते यदि वह पूर्ण रूप से राज्य सूची का विषय ना हो। यदि वह पूर्ण रूप से राज्य सूची का विषय रहेगा तब राज्य का कानून जो है वह वरीयता प्राप्त होगा। नहीं तो यदि ऐसा होने लगेगा तो अभी अभी हमने पढ़ा केंद्रीय वो सारी जो सहकारी संघवाद है वह खतरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए जो है वह ये सारे जो विषय अभी हमने देखे, जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरें इत्यादि जो है वह राज्य सूची के विषय है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 262 है काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है कि संसद कानून द्वारा किसी अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के लिए न्याय निर्णय के लिए जो है वह क्या कर सकती है? प्रावधान कर सकती है। तो अनुच्छेद 262 जो है अंतरराज्यीय नदी विवाद पर किसको शक्ति दे रहा है? संसद को। संसद कानून बनाकर इस पर निर्णय ले सकती है और न्याय निर्णयन कर सकती है। अनुच्छेद 262 द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए संसद ने निम्नलिखित 2 कानून जो है अभी तक बनाए हैं। तो इसमें पहला कानून क्या है? अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम जो है 1956 का, अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। तो इस कानून के अंतर्गत जो है यदि एक राज्य सरकार जिसका किसी अन्य राज्य सरकार के साथ जो है वह जल विवाद है तो वह विवाद को के जो है वह समाधान हेतु अधिकरण के पास जो है वह भेजने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोधन कर सकती है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि जो यह अंतरराज्यीय जल विवाद है अधिनियम 1956 यह बताता है कि राज्यों के मध्य जल के विवाद के समाधान के लिए केंद्र सरकार जो है एक अधिकरण की जो है स्थापना कर सकती है और राज्यों की सिफारिश के आधार पर उन्हें उस अधिकरण के पास भेज सकती है कि आपका जो न्याय निर्णय होगा वह उस अधिकरण के द्वारा होगा। इसके अलावा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 जो है आर्टिकल 262 का प्रयोग करते हुए संसद ने बनाया। तो यह जो है अधिनियम जो है वह बताता है अंतरराज्यीय नदियां तथा नदी घाटियों के विनियमन और विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा नदी बोर्ड का जो है वह गठन किया गया। यानी कि नदियों के जो घाटियां हैं उनके विनियमन, विकास इत्यादि के लिए कि उनका अवनयन ना हो जाए पर्यावरण दृष्टि से, तो इस संबंध में नदी बोर्ड का गठन किया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 262 सुप्रीम कोर्ट को अंतरराज्यीय नदी जल विवाद पर जो है वह निर्णय देने से रोकता है। यानी कि अंतरराज्यीय नदी जल विवाद जो होगा उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है 262 उसको जो है वह रोकता है कि वह उस पर निर्णय ना दे क्योंकि वह संसद का मामला हो जाएगा। इसके अलावा हालांकि इसमें अनुच्छेद जो 136 है जो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से संबंधित आर्टिकल है, तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील सुनाने का जो है वह अधिकार है। तो अब अनुच्छेद जो 136 है क्या है? अपीली अधिकारिता। जैसे कि अभी हमने 131 में क्या पढ़ा था? आरंभिक अधिकारिता। तो इसी प्रकार 136 क्या है? अपीली अधिकारिता है। यह अपीली सुप्रीम कोर्ट की अपीली अधिकारिता है। तो इस आधार पर जो संसद एक जो प्राधिकरण का गठन करेगी, यदि उसके निर्णय से यदि राज्य संतुष्ट नहीं है तो उस आधार पर 136 का प्रयोग करते हुए वह संसद जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास जा सकते हैं। नेक्स्ट है राज्य जल नीति 2012। यह नीति जो है जल की कमी, उसके वितरण, असमानता, जल संसाधनों के
वो की जो योजना प्रबंधन और उपयोग के को जो है एकीकृत दृष्टिकोण के अभाव में जो है वह समाधान करने के लिए जो है लागू करते हैं। तो ये कुल मिलाकर यह वही चीज़ है जो कि अभी हमने देखा कि जो अ, जल की कमी है, उसके वितरण है, उसकी असमानता है, जल संसाधनों का जो योजना है उनका प्रबंधन है, तो उससे संबंधित प्रमुख निर्णय इस नीति में जो है वह लिए गए। नेक्स्ट जो है हमारा कि सूची 1 यानी कि संघ सूची की प्रविष्टि 56 के अनुसार केंद्र सरकार उस सीमा तक अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों का विनियमन और विकास जो है वह कर सकती है। जहाँ तक यदि जैसा कि अभी हमने देखा कि कुछ विषय जल से संबंधित प्रविष्टि 17 के अंतर्गत जो सूची राज्य सूची है उसमें आते हैं, तो 56 प्रविष्टि के अंतर्गत भी जो पहली सूची है यानी संघ सूची उसमें भी कुछ विषय आते हैं। तो इस आधार पर केंद्र सरकार भी जो है संसद भी उसका विनियमन कर सकती है। अगला बिंदु हमारा है कि अंतरराज्यीय नदियों के जल बंटवारे के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्णयों में 1900 जो है वह 1966 के हेलेंसिकी नियम और कैपियोन नियम जैसे अंतरराष्ट्रीय नियमों का जो है वह उल्लेख किया था। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिया। तो ये 1966 का हेलेंसिकी नियम जो है वह प्रत्येक बेसिन राज्य द्वारा सामाजिक आर्थिक जरूरतों और संसाधनों की उपलब्धता को जो है वह ध्यान में रखते हुए जल के समान न्याय संगत उपयोग जो है वह जल के समान न्याय संगत उपयोग को जो है वह मान्यता देता है। और जो कैंपियोन नियम है इसके अनुसार जो है बेसिन राज्य यानी कि जिस राज्य में नदी है किसी अंतरराष्ट्रीय जल परिवहन बेसिन के जल का प्रबंधन न्याय संगत और उचित तरीके से जो है वह करेंगे। तो यह दो नियम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हैं, तो इसका उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने किया था। इसके अलावा देखते हैं ये जो सतलज यमुना जो लिंक नहर है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसके धीमे कार्य प्रगति पर आलोचना व्यक्त की है। तो पहला है सतलज यमुना जो लिंक है वह हरियाणा पंजाब के बीच रावी ब्यास नदियों के जल को साझा करने के लिए परिकल्पित जो है वह 214 किलोमीटर लंबी नहर है। किसके मध्य? हरियाणा और पंजाब राज्य के रावी और ब्यास नदियों के जल को साझा करने के लिए। इसके अलावा यह जो नहर होगी 122 किलोमीटर इसका हिस्सा पंजाब में और 92 किलोमीटर इसका जो है वह हिस्सा हरियाणा में बनना तय हुआ है। हरियाणा ने 1980 में यह जो लिंक नहर है अपने हिस्से का निर्माण कार्य जो है वो पूरा कर लिया था। इसके विपरीत पंजाब जो रिपेरियन सिद्धांतों जो है राइपेरियन जो सिद्धांत है यानी कि राइपेरियन प्रिंसिपल हम समझा देते हैं कि जैसे यदि एक स्टेट यहाँ पे है और एक स्टेट यहाँ पे है, यदि कोई जो एक नदी यहाँ से निकल के और इधर आ रही है तो यह जो होगा क्षेत्र यह वाला स्टेट इसको कहा जाएगा अपर राइपेरियन और जो यह नीचे आएगा इसको बोला जाएगा लोअर राइपेरियन। तो जो है इसके विपरीत जो है जो पंजाब राइपेरियन सिद्धांत और जल की उपलब्धता का हवाला देकर इसको जो है वह टालता रहा। तो राइपेरियन यही है। तो राइपेरियन सिद्धांत के अनुसार किसी जल निकाय से सटी भूमि स्वामी को ही उस निकाय के जल के उपयोग का जो है अधिकार होता है। तो इस प्रकार के कुछ सिद्धांतों का हवाला देते हुए यह पंजाब इससे इसे टालता रहा। इसके अलावा कृष्णा जल नदी विवाद क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो 1969 में जो है वह जो अधिनियम अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 का पारित किया। इसके तहत जो कृष्णा नदी जो जल विवाद अधिकरण एक का जो है वह गठन किया गया था। और इसके अलावा जो अधिकरण यह था कृष्णा जल विवाद अधिकरण की स्थापना जो है वह कब की गई? 2004 में बाद में की गई। तो यह सेकेंड जब अधिकरण किया गया तो अविभाजित आंध्र प्रदेश को आवंटित किए गए जो कृष्णा नदी के जल को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच जो है वह विभाजित करने में निर्णय देगा। तो यहाँ पे ध्यान देने बात है कि जो यह पहला अधिकरण जब बना था 1956 में, तब जो आंध्र प्रदेश था वो उस वक्त आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यह दोनों क्या होते थे? एक होते थे। तो उस आधार पर बंटवारा हुआ था, परंतु जब यह अलग हो गए तो अब यह दूसरा अधिकरण जो होगा इन दोनों राज्यों के मध्य जो है वह जल बंटवारे पर केंद्रित होगा। इसके अलावा कृष्णा पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली एक नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के कहाँ से है? महाबलेश्वर जो कि जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है पश्चिमी घाट है इस क्षेत्र का।
इस क्षेत्र का जो हिस्सा है वो महाराष्ट्र का महाबलेश्वर, वहां से यह निकलती है। इसके अलावा जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 2014 में तेलंगाना को एक अलग राज्य के रूप में जो है वह मान्यता दी गई। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना को जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में है जो वह में एक अलग पक्षकार के रूप में शामिल करने के लिए कहा गया। तो इसी प्रकार जो है उसने कृष्णा नदी जो है वह आवंटित करने के लिए 3 के बजाय 4 राज्यों में किया जाना चाहिए, यानी कि अब जो आंध्र प्रदेश भी है कैसे अलग होकर तेलंगाना भी है उसे भी इसमें शामिल किया जाए और उसे भी उसका हिस्सा मिले। हालांकि महाराष्ट्र कर्नाटक का तर्क था कि तेलंगाना का जो निर्माण है वह आंध्र प्रदेश से विभाजित के बाद हुआ था, इसलिए जल का बंटवारा आंध्र प्रदेश के हिस्से से होना चाहिए। तो अधिकरण ने दोनों राज्यों के तर्क को स्वीकार जो है वह कर लिया है। तो मुख्य रूप बात यह है कि जो आंध्र प्रदेश बोल रहा है कि अब जो बंटवारा हो वह 1/4 हो, यानी कि जो पूरा जल आ रहा है उसमें 4 भाग किए जाए। जबकि जो कर्नाटक और तमिल वो महाराष्ट्र है राज्य है, अपर राइपेरियन जो राज्य है, वह बोल रहे हैं कि जो नदी का जो विभाजन है वह पहले के आधार पर ही हो। अभी जब यह दूसरा ट्रिब्यूनल जो गठित किया गया है यह सिर्फ इस बात पर सिफारिश करे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को उसका कितना कितना हिस्सा मिलेगा, ना कि हमारे जो हिस्से का जल है उसमें कोई विचार किया जाए। तो इस प्रकार से यह पूरा जो आर्टिकल है वह हमारा समाप्त होता है और यह जो हमारा चैप्टर है वह भी समाप्त होता है, केंद्र राज्य संबंध। तो आशा करता हूँ यह पूरा को जो यह पूरी क्लास होगी पसंद आई होगी। आप इसे एक बार अपने से भी रीडिंग करिएगा। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले चैप्टर्स के साथ, तब तक यदि आपने पीछे के वीडियो को नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखिए। चलते हैं अब, नमस्कार, जय हिंद।